हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइज की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो आपके काफी सारे मेजर टॉपिक हैं इसके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। जैसे कि आपका पहला टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, तीसरा इकोनॉमी का, चौथा आपका सुरक्षा का और पांचवा इन्वायरमेंट का कंप्लीट हो गया। आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सामाजिक मुद्दे, यानी कि सोशल इशू के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले के जितने भी टॉपिक थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो विजन आईएएस की दिसंबर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक इसके ओवरव्यू वह पूरे दिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे पहला आता है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। बच्चों में सोशल मीडिया की लत के बारे में, हाथ से मैला उठाने की जो कुप्रथा है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी के बारे में पढ़ा जाएगा। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत पढ़ा जाएगा दक्षिण कोरिया बना सुपर ईस्ट समाज और जेजेएम और महिला सशक्तिकरण के बारे में। ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर के बारे में, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ईएसी पीएम की घरेलू प्रवासन की जो रिपोर्ट है वो आई हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में, वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 के बारे में, नो डिटेंशन नीति के बारे में, डब्ल्यूईपी की ग्लोबल आउट रिपोर्ट 2025 आई हुई है उसके बारे में, और अन्य चल चक्र टूल जो आता है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख हमारे टॉपिक है जिसके अंतर्गत एक एक कर से पढ़ते हैं। जो सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत पहला जो टॉपिक आता है हमारा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, तो इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के संदर्भ में जाने सबसे पहले तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होता क्या है, डिजिटल कंटेंट क्रिएट क्या होता है, या ये क्रिएटर्स क्या होते हैं, या जो अभी हाल ही में इस पर जो सवाल उठाए गए हैं इसके बारे में जानते हैं। तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, जो एक तरीके से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाते हैं, इमेज, पॉडकास्ट, इंटरेक्टिव मीडिया बनाते हैं। यानी कि जैसे कि आपको जैसे हम ही हैं, ये आपके लिए यूट्यूब पर क्लासेस दे रहे हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से भी आपको देते हैं, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं, कुछ लाइव वीडियो भी डालते हैं, और कुछ जैसे कि आपके पोस्ट को डाला जाता है। तो ये हम एक हमारा ही एग्जाम्पल है, तो हम एक तरीके से आपके कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपको डिजिटली माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो इसी तरीके के जो कंटेंट क्रिएटर आते हैं उन्हें डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके लिए हाल ही में यूनेस्को के बिहाइंड द स्क्रीन सर्वेक्षण ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया है। साथ ही इस सर्वेक्षण में कंटेंट क्रिएटर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो क्या किए गए हैं, कंटेंट क्रिएटर की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके कारण ये चर्चा का विषय रहा। अब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन होते हैं। उसके तो हमने जान लिया कि कौन है। अब ये किस तरीके से इसकी नियमितताओं से जुड़ा हुआ है या किस तरीके के प्रारूप से जुड़ा हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर का जो है वह व्यापक क्रिएटर इकोनॉमी यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि प्रत्येक तरीके की इकोनॉमी होती है, उसमें ये जो होते हैं वह ऑरेंज इकोनॉमी की वह भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये जो अपनी मतलब कि जो इनके द्वारा जितना भी इकोनॉमी मतलब कि पैसे का इंक्लूडेड होगा वो आपका एक तरीके से ऑरेंज इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा, जिसमें सांस्कृतिक, क्रिएटिव इंडस्ट्री शामिल होती है, और ये सांस्कृतिक और कलात्मक जड़ से जुड़े गुड्स, सेवाओं और कंटेंट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आते हैं। ये जो होते हैं वह संयुक्त व्यापार यानी कि अंकटाड की जो एक रिपोर्ट आई हुई थी, क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक, उसमें वैश्विक स्तर पर क्रिएटिव इकोनॉमी पर हर साल $2 ट्रिलियन से अधिक का वार्षिक राजस्व या दुनिया भर में लगभग 50 बिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। और भारत में क्रिएटिव इंडस्ट्री लगभग $30 बिलियन मूल्य का भारत के 8% कार्यबल में के को रोजगार दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अंकटाड की जो रिपोर्ट आई हुई है उसके बारे में कहा गया। अब ऑरेंज इकोनॉमी ये लोग जनरेट करते हैं, तो ऑरेंज इकोनॉमी के क्या इंपॉर्टेंस होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। कि आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि ऑरेंज इकोनॉमी का जो बढ़ता स्तर है वह किस तरीके से समाज पर प्रभाव डाल रहा है, या फिर इस तरीके के क्या इसके इम्पोर्टेंस होते हैं, और चार पांच चीजें आपको दे दी जाए तो आपको ये जानना जरूरी है। पहला तो ये कि रोजगार के अधिक अवसर होना, जैसे कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान में वृद्धि।
डिजिटल अर्थव्यवस्था में अधिक अनुकूल होना, रोजगार के बेहतर अवसर जैसे कि संधारणीय संसाधनों पर निर्भर होना, बाहरी संकटों का कम खतरा होना, रोजगार के समावेशी अवसर देखने को मिलते हैं जैसे कि युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उच्च भागीदारी, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की आजीविका इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो ये ऑरेंज इकोनॉमी के महत्व के बारे में बात करती है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर द्वारा उत्पन्न जोखिम या प्रभाव होती है जैसे कि सामाजिक या नैतिक जोखिम होना। जैसे दुष्प्रचार या फेक न्यूज का प्रसार देखने को मिलता है कि डिजिटल कंटेंट बनाना आसान है और यह तेजी से दुष्प्रचार का माध्यम ही है। जैसे उदाहरण के तौर पर 62% जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं वह जानकारी साझा करने के पहले तथ्यों का सही से सावधानी पूर्वक जांच नहीं कर सकते हैं। निजता का उल्लंघन देखने को मिलता है जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल मामले में पता चला हुआ है कि फेसबुक ने लाखों यूजर्स के लिए डेटा एकत्रित किया गया था और एक कंटेंट क्रिएटर का डेटा भी इसमें शामिल है। एल्गोरिथम एप्लीकेशन भी डिफिकेशन भी देखने को मिलता है जिससे कि एक इको चेम्बर का निर्माण होता है जो दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया जाता है और उस पर भ्रामक धारणाओं को बल दिया जाता है इसके अंतर्गत इसमें आता है। फिर प्रशिक्षण और साक्षरता की कमी देखने को मिलती है जैसे कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और वे अपने कंटेंट से संबंधित कानूनी प्रावधान जैसे कि पेटेंट कॉपीराइट आदि से अनभिज्ञ होते हैं। कुछ अन्य मुद्दे भी देखने को मिलते हैं जैसे कि अवास्तविक मानकों को बढ़ावा देना, स्पॉन्सर्ड कंसल्ट कंटेंट में पारदर्शिता कमी, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बिनामिकी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं जैसे कि एकीकृत बिनामिकी व्यवस्था का अभाव होना, बिनामिकी संस्थानों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद देखने को मिलता है। आर्थिक जोखिम की प्रवृत्ति होती है जैसे कि पारंपरिक मीडिया को घाटा देखने को मिलता है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से उत्पन्न जोखिमों के कम करने के तरीके आते हैं जैसे कि दुष्प्रचार से निपटने के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों और फैक्ट चोरी जैसी पहलों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे गूगल न्यूज इनिशिएटिव है उसके माध्यम से फैक्ट चेकिंग की साझेदारी करके पत्रकारों और कंटेंट क्रिएटर को जानकारी तथ्यों को सत्यापित करने के लिए प्रशिक्षण और टूल प्रदान किया जाता है। डेटा संरक्षण कानूनों को लागू करना चाहिए, निजता का सम्मान करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रशिक्षित करना, उचित राजस्व साझाकरण मॉडल स्थापित करना, पारंपरिक मीडिया को समर्थन प्रदान करना है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के बाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार प्रतिबंधों के माध्यम से कंटेंट को विनियमित करने के राज्य के अधिकार के बीच विधायी संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रसारण सेवा विधेयक 2024 में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण से वापस ले लिया गया और सुझावों के बाद फिर इसे तैयार किया गया है। तो इस तरीके से विज्ञापन विनियमों को लागू करना चाहिए, स्पष्ट तरीके से डिस्क्लोजर जारी करने में बढ़ावा देना, जनता का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए एथिकल कंटेंट क्रिएशन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत है। फिर आते हैं उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि इसमें सूचना प्रौद्योगिकी या मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 दी गई है। अब ये किस तरीके से आचार संहिता दी गई है तो इसको भी जान लेते हैं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए इन आचार संहिता का याद रखना आवश्यक होता है कि आपके लिए भी इस तरीके के दिशा निर्देश भारत सरकार के द्वारा ये चीजें की जाएंगी। जैसे कि डिजिटल मध्यवर्तियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्तियों, डिजिटल मीडिया प्रकाशकों के गवर्नेंस के लिए विनियामकों का एक व्यापक सेट है। डिजिटल मीडिया में पारदर्शिता, जवाबदेही, यूजर्स के अधिकारों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए लागू किया जाना। नियमों के मुख्य पहलू देखने को मिलते हैं जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यूजर को यह सूचित करना होता है कि वे गैर कानूनी कंटेंट को होस्ट या साझा ना करें जिनमें अपमानजनक, अश्लील या बच्चों के लिए हानिकारक कंटेंट शामिल है। उन्हें यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए और यह 15 दिनों के भीतर यानी कि कुछ शिकायतों के मामले में 72 घंटे का समाधान होना चाहिए। समाचार या करंट अफेयर के बारे में देखा जाए तो यह प्रकाशकों को केबल टेलीफोन नेटवर्क विनिमय अधिनियम 1995 के अंतर्गत पत्रकारिता आचरण के मापदंडों और कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा और कानून द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 2021 के बारे में प्रावधान कहते हैं। अब बच्चों में सोशल मीडिया की लत के बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके बारे में जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास कर लिया है और ऐसा करने पर ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश हो गया है। तो क्या किया है, सोशल मीडिया का जिस तरीके से बड़ा मतलब की बढ़ोतरी हो रही है यानी कि जो बच्चों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है तो इस कानून को पास करने का सबसे पहला जो कार्य है वो ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है। अब आते हैं कि ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन विधेयक 2024 जो सोशल मीडिया की न्यूनतम आयु से रिलेटेड भारत में क्या प्रावधान है उसके बारे में जान लेते हैं।
जैसे कि सोशल मीडिया के उपयोग करने की जो न्यूनतम आयु है, वह एज रिस्ट्रिक्शन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सुनिश्चित करता है। और यह जो प्लेटफ़ॉर्म है, वह 16 वर्ष से कम आयु के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में रोकने के लिए एक उचित कदम उठाना होता है। और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की एक ज़िम्मेदारी होती है, जो एक सुनिश्चित करती है कि इसमें निर्धारित आयु से कम उम्र के बच्चे उन्हें प्लेटफ़ॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकते। नियमों का पालन न करने का जुर्माना होता है, जिसमें तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर बच्चों के अकाउंट को ब्लॉक करना होगा और उन्हें 49.9 मिलियन अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन के बारे में आता है। बच्चों में सोशल मीडिया की लत के कारण हैं, जैसे कि साथियों का प्रभाव दिखाई देना, कि बच्चे अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पोस्ट पर मिलने वाले लाइक, कमेंट, शेयर से प्रभावित होते हैं। तत्काल संतुष्टि होती है। माता-पिता के अंतर्गत देखा जाए तो ये दोनों कामकाजी होते हैं, जिससे माता-पिता बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और उनसे आईपैड किट जैसी आधुनिक परिघटना सामने आती है। पलायनवाद देखने को मिलता है, जिससे अकेलापन, तनाव से बचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है और इसके कारण सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भावनात्मक निर्भरता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये लत के कारण अब आते हैं कि एल्गोरिथ्म आधारित लगाव भी देखने को मिलता है, जैसे कि एल्गोरिथ्म कंटेंट में इस तरह से तैयार करते हैं, जिससे बच्चे लंबे समय तक सोशल मीडिया से जुड़े रहें और उसमें सोशल मीडिया का उपयोग ना करना लगभग असंभव होता है। हितधारकों और उनकी जवाबदेही देखने को मिलती है, जैसे कि सरकार और लोक प्राधिकरण, जो ऑनलाइन दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी बनाने की जिम्मेदारी होती जवाबदेही होना, माता-पिता या देखभाल करने वालों में बच्चों को ऑनलाइन खतरे से बचाने की जवाबदेही, स्कूल यानी कि डिजिटल साक्षरता प्रदान करने की जवाबदेही, निजी क्षेत्र में बच्चों के लिए सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म बनाने की जवाबदेही, इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में ये जवाबदेही और उनकी हितधारकता के रिलेटेड है। बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर उपयोग करने के प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं, जैसे कि प्रतिबंध में जो पक्ष में तर्क है उसमें आता है साइबर बुलिंग, जो कि सोशल मीडिया हानिकारक कंटेंट भी प्रसारित करता है, जिसमें बच्चों में अवसाद, चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या की भावना भी प्रबल होती है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम का होना, जिससे शारीरिक गतिविधि कम होती है, नींद नहीं आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण होता है। जैसा कि आप देखते भी होंगे कि जिस तरीके से हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, जब हम फ़ोन ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो हमें काफ़ी टाइम बाद नींद नहीं आती है और हम उसी टाइम पर देखते हैं कि एक टक मतलब कि एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उनमें अवसाद और चिंता की एक प्रबल भावना भी तीव्रता के तौर पर जागृत होती है। जैसे कि उनके लिए अगर इनकी जो एकाग्रचित्ता है, उसको कम करने के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ता है और अलग-अलग डिजिटल कंटेंट के बीच लगातार स्विच करने से ध्यान भटकता है और यह स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित करती है। सामाजिक कौशल में कमी देखने को मिलती है, जिसमें सामूहिक संवाद या परिचर्चा सीमित करती है और सामाजिक लगाव और भावनात्मक समझ में कमी आती है, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट फिल्टर, फोटोशॉप का उपयोग सच्चाई का झूठा एहसास दिलाती है और खतरनाक वायरल ट्रेंड होता है, जिसमें ब्लैकआउट चैलेंज यानी सांस रोकना, डेवियस लिंक यानी कि चोरी करना जैसे जोखिम भरी वायरल चैलेंज के चलते शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है और अन्य हानिकारक परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरीके से आता है। फिर आते हैं प्रतिपक्ष में विपक्ष प्रतिबंध में प्रतिपक्ष में तर्क, जैसे कि सोशलाइजेशन और लर्निंग से किशोरों को दोस्त दुनिया और मित्रों से कनेक्ट रहने, होमवर्क में सहयोग करने, क्रिएटिव समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। प्रतिबंध पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया के उपयोग के लिए आयु सीमा की व्यवहारिकता नहीं होती है। प्लेटफ़ॉर्म को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना होता है। गलतियों से सीखना, जैसे कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने से किशोर ऑनलाइन खतरों से निपटने के तरीकों को सीखने में वंचित रह जाते हैं। डिजिटल दुनिया में आत्मविश्वास और चुनौतियों का सामना करना उनकी क्षमता का कम हो सकती है। तो इस तरीके से आते हैं। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ सरकारी पहलें हैं, जैसे कि पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 बी जो है वो कहती है कि इसमें बाल यौन शोषण से संबंधित जो कंटेंट है वह ऑनलाइन प्रसारित करने, प्रकाशित करने और देखने पर कठोर दंड का प्रावधान करती है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह माता-पिता के सत्यापन के आधार पर सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत इसे ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित किया गया। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैश्विक कदम है, जैसे कि देश नीति विनिमय विवरण। देश के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में चिल्ड्रेन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट 1998, चिल्ड्रेन इंटरनेट प्रोटेक्शन एक्ट 2000 के अंतर्गत है।
जिसमें एक को पा 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होती है और इसमें स्कूल और पुस्तकालयों के लिए अनुचित कंटेंट का प्रतिबंध लगाता है। यूरोपीय संघ के अंतर्गत बात की जाए तो यह जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होता है जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए व्यक्ति डेटा की प्रोसेसिंग के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होती है और सदस्य देश उसकी आयु सीमा घटाकर 13 वर्ष कर देते हैं। ब्रिटेन के अंतर्गत बात करें तो यह ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2023 है जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सख्त मानक निर्धारित करता है जिससे एक निश्चित आयु से पहले उपयोग करने का प्रतिबंध भी शामिल होता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है जैसे कि सेफ्टी आधारित डिजाइन होना, जो डिफ़ॉल्ट है प्राइवेसी सेटिंग, जिसमें कंपनियों के अपने प्लेटफॉर्म में नाबालिगों की निजता की सुरक्षा के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्रदान करनी चाहती है। हानिकारक कंटेंट का एआई द्वारा पता लगाया जाता है। विनामिकी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें टेक कंपनियों की जवाबदेही होती है जिसमें आयु संबंधी प्रतिबंध लगाने की बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों के सुरक्षित और अनुकूल स्पेस बनाने की जिम्मेदारी तकनीकी कंपनियों पर डाली जाती है। बाल इंटरनेट में निवेश जैसे कि सरकारें बाल इंटरनेट विकसित कर सकती हैं, सुरक्षित और शैक्षणिक वातावरण वाला स्पेस होगा, साथ ही मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया के खतरों से मुक्त होगा। डिजिटल कौशल और सुरक्षा में शिक्षा में सुधार देखने को मिलते हैं। माता-पिता की नियंत्रण की भागीदारी देखने मिलती है, जैसे एक साइट अकाउंट बनाएं, स्क्रीन टाइम को निर्धारित करें, सोशल मीडिया गतिविधियों पर निरंतर निगरानी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अन्य संबंधित सुर्खियां जैसे कि ब्रेन रॉट का होना, कि ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 में ये घोषित किया गया है। ब्रेन रॉट जो होता है एक तरीके से मानव मस्तिष्क की अति उत्तेजना का परिणाम होती है। यह विशेष रूप से सोशल मीडिया पर हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से खपाने की वजह से मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक क्षमताओं में गिरावट को दर्शाती है और यह ध्यान केंद्रित कमी, आलोचनात्मक सोच में कमी, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जैसी चिंताएं से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हाथ से मेला उठाने की कुप्रथा। कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में हाथ से मेला ढोने की कुप्रथा यानी कि मैनुअल सीक्वेंसिंग पर जारी की गई अपने दिशा निर्देशों की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी। डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघवाद एवं अन्य 2023 के मामले में एक दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के बीच देश में मैनुअल सीक्वेंसिंग और सफाई करने वाले खतरनाक पद्धतियों को समाप्त करने हेतु कदम उठाने पर दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश सुनिश्चित करता है कि यह सीवेज की सफाई करने वाले श्रमिकों इस दौरान मृत श्रमिकों परिवार संतान के पूर्ण पुनर्वास के उपाय किए गए हों और यह इसके माध्यम से रोजगार बच्चों की शिक्षा कौशल प्रशिक्षण को शामिल किया जाएगा। सीबीआई की सफाई करते हुए मौतों को मामले में मुआवजा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख करना और सीवेज की सफाई में मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाए। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हाथ से मेला ढोने की कुप्रथा को शामिल करने के लिए पहचान करने के लिए 1 वर्ष के भीतर एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण होगा। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और केंद्र सरकार के हाथ से मेला उठाने वाले व्यक्तियों के नियोजन का प्रसिद्ध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला और राज्य स्तर पर एजेंसियों में सूचना उपयोग हेतु प्रशिक्षण व शिक्षा मॉड्यूल तैयार करने की आवश्यकता होती है और इन सब के बीच में समन्वय बनाना भी जरूरी होता है। हाथ से मेला ढोने की कुप्रथा के बारे में बात करें तो यह जो है एक तरीके से व्यक्तियों के नियोजन का प्रसिद्ध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है जिसमें मैनुअल सीक्वेंसिंग से किसी व्यक्ति को अस्वच्छ शौचालय या स्वच्छ शौचालय में खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने या उठाने के लिए किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित किया जाता है। हाथ से मेला उठाने हेतु व्यक्ति के नियोजन और स्वच्छ शौचालय का निर्माण अधिनियम 1993 में इसे प्रतिबंधित किया गया और 31 जुलाई 2024 का देश के 766 जिलों में 732 जिलों में हाथ से मेला उठाने की कुप्रथा को मुक्त कर दिया है। हाथ से मेला उठाने की कुप्रथा के अंतर्गत कुछ सरकार के द्वारा कदम उठाए गए जैसे कि विधायी उपाय के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें व्यक्तियों के लिए नियोजन का प्रसिद्ध उनका पुनर्वास अधिनियम है जिसमें व्यक्तियों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, परिवारों के पुनर्वास का प्रावधान करता है। और हाथ से मेला उठाने के लिए व्यक्तियों को नियोजन सुख शौचालय का निर्माण अधिनियम 1993 में यह नियोजित किया गया है जिसके अंतर्गत अन्य अधिनियम है जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 इसमें लागू किए गए। योजनाओं के अंतर्गत बात करें तो यह नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम 2023 के बारे यानी कि नमस्ते के बारे में है और यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें राज्यों को छोटे शहरों की सीवेज की सफाई हेतु मशीन खरीदने मशीनीकरण हेतु 371 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृति करनी होगी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो शुरुआत है वह 1994 में
3 वर्ष के लिए एक सामुदायिक निकाय के तौर पर होती है और इसकी अवधि समाप्त होने पर ये आयोग केंद्र या ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर सामुदायिक संस्था बन जाती है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम होते हैं जिसमें यह गैर लाभकारी कंपनी के रूप में कार्य करती है और यह ऋण और गैर ऋण आधारित अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से सफाई कर्मचारियों को उत्थान के लिए कार्य करते हैं। आगे की राय में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझावों के आधार पर इसमें 2013 में सफाई कर्मचारियों को हाथ से मेला उठाने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करना आवश्यक है। डिसलेजन बाजार का पैनल बनाना, संचालन को विनियमित करना, सीवेज सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना होता है। हाथ से मिला उठाने की कुप्रथा को जारी करने के लिए उत्तरदायी कारक आते हैं जैसे कि हाथ से मिला उठाने की कुप्रथा को कम डेटा उपलब्ध होना चाहिए, सांस्कृतिक प्रतिरोध होना, उचित विनिमय का अभाव देखने को मिलना, कानूनों का सही तरीके से लागू न होना, सीवर का डिजाइन सही नहीं होना। तो इस तरीके से इसके ये प्रमुख उत्तरदायी कारक होते हैं। अब आते हैं आगे की ओर। भारत में महिला श्रम भागीदारी के बारे में कि कितनी किस तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके द्वारा एक कार्यपत्र जारी किया गया। इस कार्यपत्र के माध्यम से देखा जाए तो महिला श्रम बल भागीदारी दर में हुई नाटकीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। अब ये किस तरीके की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है कि इसमें जो ग्रामीण महिला का जो LFPR यानी कि महिला श्रम बल भागीदारी है, वह 2017-18 में कितना 24.6% से बढ़कर 2023-24 में 47.6% हो गया है, जिसमें लगभग 69% की वृद्धि दिखाता है। शहरी महिला के अंतर्गत देखा जाए तो यह 20.4% से बढ़कर 25.4% हो गया है, जिसमें 25% की वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रीय भिन्नता में देखा जाए तो बिहार, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में महिला LFPR कम है और विश्व के विपरीत राजस्थान, झारखंड जैसे राज्यों में महिला LFPR में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। शब्दावली के अंतर्गत बात करें तो LFPR जो है वह एक तरीके से नियोजित व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या इंटू 100 होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। महिला LFPR को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है जैसे कि इसके 3 प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला गया है। पहला तो आयु को लेकर, ये इसमें घंटी के आकार के वक्र का अनुसरण करता है जो 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच बढ़ता है और 30 से 40 वर्ष की आयु पर तेजी से घटता है। और 30 से 50 वर्ष की जो आयु होती है पुरुषों में, वह धीरे-धीरे इसमें कम होने लगती है। फिर आता है विवाह, जो कि विवाह के बाद LFPR में उल्लेखनीय रूप से कमी आती है और यह शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में इसमें अधिक गिरावट देखने को मिलती है। जैसे मुख्य कारण घरेलू जिम्मेदारियां जो और शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित होना। जैसे कि शादी के बाद अधिकांश महिलाएं अपनी नौकरियां छोड़ देती हैं। तो ये उसी के रेशियो को बताया गया है कि विवाह के बाद जो शहरी क्षेत्र की महिलाएँ होती हैं, वो तो कंटिन्यू कर लेती हैं। लेकिन घरेलू क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं, उनमें एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली है। तो इसका क्या रीज़न लिखा है? घरेलू ज़िम्मेदारियाँ। मातृत्व के अंतर्गत देखें तो ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की उपस्थिति महिला LFPR में काफ़ी कम कर देती है और यह 20 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं में शहरी क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है और इसमें कार्यबल में शामिल होने पर महिलाओं की बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों की प्रमुख भूमिका निभाता है। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण देखें सुरक्षा संबंधी चिंता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में भारत के कार्यबल में यौन उत्पीड़न के दर्ज मामलों में 2018 में 402 से बढ़कर 2022 में ये 422 हो जाती है। दोहरा बोझ देखने को मिलता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से पता चलता है कि महिलाओं की अवैतनिक देखभाल कार्य में सकल घरेलू उत्पाद 3.1% का योगदान होता है। शिक्षा के अंतर्गत बात करें तो इसमें 37.94% महिलाएं जो है वह कार्यबल से बाहर रखी गई। डिजिटल डिवाइडेड होता है कि यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में पाया गया है कि केवल 33% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो ये ई-श्रम बल भागीदारी में पता चला है कि इसमें 287 मिलियन पंजीकृत असंगठित क्षेत्रों में 52.7% महिलाएं और इस क्षेत्र में पुरुषों की संख्या से अधिक है। घरेलू आय में वृद्धि भी देखने को मिलती है। LFPR को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे कि क्षेत्र में महिलाओं की उत्तरजीविता और शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए कि योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका उद्देश्य बालिकाओं की जीवित रहने की दर, सुरक्षा, शिक्षा में सुधार लाना, घटते लिंगानुपात का ध्यान देना और जागरूकता बढ़ाना है। सुरक्षित और सुविधाजनक आवास होना जिससे कामकाजी महिला छात्रावास के अंतर्गत शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में डे केयर सुविधाओं के साथ सुरक्षित आवास प्रदान करना। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता प्रदान करना कि वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, जिसका उद्देश्य परिवार, समुदाय, कार्यस्थल के भीतर निजी सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को समर्थन करना।
श्रम कानूनों का संहितीकरण किया जाना, जिसमें श्रम संहिता में मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां होती है, जिससे रोजगार को बढ़ावा देना और अनुपालन को आसान बनाना है। समान अवसर पर कार्य वातावरण देखने को मिलता है कि महिला श्रमिकों की सुरक्षात्मक प्रावधान है। महिला कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न होता है। 26 सप्ताह तक सार्वजनिक मातृत्व अवकाश देखने को मिलता है और कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से ही बचाता है। आर्थिक सशक्तिकरण की प्रवृत्ति देखने को दी है, जिसमें महिला शक्ति के नमूड्रोन द्विविधि होता है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को एक सशक्त ये बनाती है और इसका उद्देश्य 52,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रॉन प्रदान करना है। आगे की राय में देखें तो सामाजिक मानदंड और शिक्षा का होना, सुरक्षा और बुनियादी ढांचा होना, डिजिटल डिवाइडेड को पाटना, वेतन अंतर को समाप्त करना, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाना है। तो इसके प्रमुख आगे की राय संक्षिप्त सुर्खियों में जैसे कि दक्षिण कोरिया बना सुपर ईस्ट समाज के बारे में कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में इंटीरियर एंड सेफ्टी मिनिस्ट्री ने औपचारिक रूप से घोषणा की हुई है। दक्षिण कोरिया का जो सुपर ईस्ट समाज बन गया है और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर 20% से अधिक जनसंख्या 60-65 वर्ष या उससे अधिक की आयु वर्ग की हो गई है। पहले जापान बना हुआ था, फिर दक्षिण कोरिया एशिया में सुपर ईस्ट समाज बनने वाला दूसरा देश बन गया है। अब जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किसी देश को एज्ड और सुपर ईस्ट का दर्जा किस स्तर पर दिया जाता है। जैसे कि एजिंग के संदर्भ में बात की जाए तो इसका दर्जा प्राप्त करने वाले देश उनको माना जाता है जहां पर जनसंख्या 65 वर्ष की आयु से लोगों की जो हिस्सेदारी है वह 7% हो। एज्ड के अंतर्गत ये होता है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी 14% होना या उससे अधिक होना। सुपर एज्ड के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें उस देश को माना जाता है जिनकी जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की 20% से अधिक होती है। तो इस तरीके से ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मानक निर्धारित किया गया है जिसमें एजिंग एज्ड और सुपर एज्ड के बारे में बताता है। वृद्धजनों की स्थिति के अंतर्गत देखें तो कुछ विश्व स्तर पर है, कुछ भारत के स्तर पर। वैश्विक स्तर पर 60 वर्ष की आयु की जनसंख्या में 1 अरब थी और ये 2050 में बढ़कर 2.1 अरब हो जाएगी। जनसंख्या में वृद्धजनों की बढ़ती आबादी प्रारंभ में जापान जैसी उच्च आय वाले देशों में देखी गई थी, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक देशों में वृद्ध जनसंख्या की जो हिस्सेदारी है वह 2/3 पहुंच गई है। भारत में यूएनएफपीए 2023 के अनुसार 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की आबादी 20% से अधिक हो सकती है। इस तरीके से है और किसी देश की वृद्धजनों की बढ़ती आबादी में चूड़ी चुनौतियों में अंतर्गत देखा जाए तो आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचना के स्तर पर देखने को मिलता है। इसमें कुछ उठाए गए कदमों में वैश्विक स्तर पर होते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन एंड एजिंग 2002 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य वृद्धजनों की जीवन स्तर में बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देना। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रणनीति है जो 2016 से 2020 तक है। सतत विकास लक्ष्य 3 और 10 के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है और 2021 से 2030 तक में डिकोड ऑफ हेल्थी एजिंग को इसमें घोषित किया गया है। भारत में किए गए उपायों के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें जैसे कि लोक स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है। वृद्धजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए 1999 से राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की गई है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 को लागू किया गया। वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत निवारक उपचारात्मक पुनर्वासात्मक चिकित्सा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस तरीके से भारत के द्वारा उठाए गए कदम। फिर आते हैं जेजेएम और महिला सशक्तिकरण के बारे में कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल जीवन मिशन और ग्रामीण महिलाओं में महिलाओं के सशक्त बनाया गया है, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि जल जीवन मिशन हर हर जल पहल के कारण 9 करोड़ महिलाओं को अब बाहर से पानी लेने जाना नहीं पड़ता है। महिला सशक्तिकरण के लिए जल जीवन मिशन का क्या इंपोर्टेंस है, जैसे कि कौशल विकास हो कि हर घर पानी की उपलब्धता महिलाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अवसर प्रदान करती है, जिसका नेतृत्व जो है वह जल जीवन मिशन के तहत गांव की जल एवं स्वच्छता समितियों में 50% महिलाओं को होना आवश्यक है। रोजगार के अवसर में देखा जाए तो 59.9% लाभ प्रत्यक्ष रोजगार सर्जित होने की उम्मीद होता है। जल जीवन मिशन में हर घर जल पहल के बारे में बात करें तो नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। एक केंद्र प्रायोजित योजना का एक प्रकार है। इसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित, विश्वसनीय नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य बॉस के प्रति जागरूक भावों को विकास करना, स्थानीय समुदायों के बीच सभी के लिए दीर्घकालिक और सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाना है और बॉस का मतलब जो होता है वह
जल, साफ-सफाई और स्वच्छता होता है और बच्चों पर ध्यान के अंतर्गत स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं से नल की जलापूर्ति करना है। प्रमुख घटक में देखा जाए तो यह जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना, बॉटम अप प्लानिंग, स्रोत संबंधी संधारिता, ग्रे वाटर प्रबंधन, कौशल विकास एवं रोजगार होता है और इसकी प्रमुख उपलब्धियों में ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल कनेक्शन का कवरेज 2019 के 17% से बढ़कर 79.21-30% हो गया है। ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर्स के बारे में बात करें तो ये हाल ही में सरकार ने संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए 9 ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर को शुरू किया है। इसका उद्देश्य खराब परिस्थितियों में महिलाओं को व्यापक सहायता, उनकी तत्काल जरूरतों के समाधान करना, महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना है। और एक तरीके से यह 7 ओएससी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और बिना आश्रय वाले 2 ओएससी टोरंटो और सिंगापुर में शामिल है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, उसके बारे में देखें तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत की है और इसकी समाप्ति में केंद्रित बाल विवाह मुक्त अभियान भारत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य कई मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें सभी नागरिकों को सक्रिय रूप से आगे बढ़कर बाल विवाह का विरोध करने का आह्वान करना है। और ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में बात करें तो इसके फोकस क्षेत्र में यह अभियान सर्वाधिक बाल विवाह वाले 7 राज्यों और लगभग 300 जिलों में अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सहयोगात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलेगा जो कि इस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2029 तक बाल विवाह की दर 5% से कम करने के उद्देश्य से एक्शन प्लान को तैयार किया गया है। बाल विवाह भारत मुक्त पोर्टल है। भारत में बाल विवाह की स्थिति भी देखने को मिलती है जिसमें बाल विवाह की कमी में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि एनएफएसएस 5 के अंतर्गत भारत में बाल विवाह की उल्लेखनीय कमी होगी। 2005 से 6 में 47.4% लड़कियों का विवाह 18 साल से कम आयु में हो जाता है और 2015-16 से यह घटकर 26.8% होगा। बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बात करें तो ये शारीरिक में जैसे कि यौन और घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। विकास अवरुद्ध होना जिसके कारण शिक्षा और कौशल विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन देखने को मिलता है। बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जैसे कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 जिसमें जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और पर महिलाओं की और पुरुषों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में भारत भी हस्ताक्षर करता है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने मूल कार्यों के साथ साथ बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। सतत विकास लक्ष्यों में 5 के अंतर्गत प्रतिबद्धता जताई गई है कि 2030 तक बाल विवाह या कम उम्र में विवाह, जबरन विवाह जैसे सभी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का कन्वेंशन भारत में इन कन्वेंशन की भी पुष्टि करता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। फिर आते हैं ईएसी-पीएम की घरेलू प्रवासन रिपोर्ट जो जारी की गई है वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी की गई। इसमें 400 मिलियन ड्रीम्स हैं और 2011 में जनगणना के बाद भारत के प्रवासन के बढ़ते पैटर्न पर चर्चा की गई है जिसमें आंतरिक और घरेलू प्रवासन से तात्पर्य किसी देश के भीतर एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही होती है जिसमें प्रतिकर्ष कारक भी होते हैं, अपकर्ष कारक भी होते हैं। जो प्रतिकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर जो होते हैं वह रोजगार की कमी, प्राकृतिक आपदा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाओं की कमी होती है। अपकर्ष कारक में आर्थिक अवसर, उच्च जीवन स्तर और शांति और स्थिरता लाती है। फिर आते हैं हम आगे की ओर तो देखते हैं भारत में राइट टू डिसकनेक्टेड कनेक्टिंग के बारे में कि वर्क लाइफ संतुलन में जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर भारत में राइट टू डिसकनेक्ट की मांग बढ़ रही है। कार्य संबंधी तनाव के कारण एक युवा महिला कर्मचारी की मृत्यु के चलते भारत में अलग वर्गों में राइट टू डिसकनेक्ट कानून को लागू करने की मांग की गई है और इस राइट टू डिसकनेक्ट का अर्थ होता है कर्मचारी वर्किंग आवर के बाद नियोक्ता द्वारा लागू की गई या लाई गई कॉल का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा और ऐसे में कर्मचारी पर नियोक्ता द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि सामाजिक प्रभाव होना, महिलाओं का प्रभाव देखने को मिलना और अन्य के अंतर्गत जैसे कि उत्पादकता की हानि, लंबे समय तक स्क्रीन तक रहने के कारण अनिद्रा, नींद के चक्र में व्यवधान आदि इसमें शामिल होता है। भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट की स्थिति होती है जैसे कि भारत में इसमें कानूनों का अभाव देखने को मिलता है। संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्यों में लोगों के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। अनुच्छेद 39 में राज्यों को कर्मचारियों की स्वास्थ्य शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का निर्देश दिया गया। न्यायिक निर्णय भी आता है जैसे कि विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य 1997 में महिलाओं के सुरक्षित कार्यस्थल पर सुरक्षित रखने के लिए ऐतिहासिक फैसला दिया गया। रविंद्र कुमार धारीवाल और अन्य बनाम भारत संघ 2021 में दिव्यांग व्यक्तियों को तार्किक सुविधा प्रदान करने और उनके लिए अनुकूल कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए फैसला दिया गया। कुछ हालिया पहल भी है कि 2018 में लोकसभा में एक गैर सरकारी विधेयक पेश किया जाता है जिसका उद्देश्य वर्किंग ओवर द के बाद राइट टू डिस्कनेक्ट के स्पष्ट रूप से परिभाषित
किया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट की एक वैश्विक स्थिति होती है जिसमें फ्रांस ने 2001 में सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट लेबर चैम्बर में फैसला सुनाया हुआ है जिसमें कर्मचारी घर से काम करने, फाइलों और वर्किंग टूल घर ले जाने के लिए बाध्य नहीं है। पुर्तगाल ने राइट टू डिस्कनेक्ट पर कानून लागू किया है जिसने आपातकालीन स्थिति को छोड़कर वर्किंग आवर के बाद कर्मचारियों से संपर्क करना गैरकानूनी कहा है। और स्पेन ने सरकारी कर्मचारियों और कामगारों को वर्किंग आवर के बाद अपने डिजिटल डिवाइस बंद करने का अधिकार दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने संसद में कर्मचारियों को वर्किंग आवर के बाद राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार दिया हुआ है। तो इस तरीके से आता है। फिर आते हैं वैश्विक मानव तस्करी रिपोर्ट 2024 के बारे में कि मादक पदार्थ और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मानव तस्करी के ज्ञात पीड़ितों की संख्या जो है वह बढ़ी हुई है और 2019 में जब कोविड महामारी के पहले की ये संख्या 25% थी, लेकिन 2022 में देखा जाए तो 61% पीड़ित महिलाएं और लड़कियां आती हैं। यूएनओडीसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेना में। फिर आते हैं नो डिटेंशन नीति के बारे में। ये नीति जो है शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र के तहत आने वाले स्कूलों कक्षा 5 व 8 के लिए नो डिटेंशन नीति के समाप्त करने का निर्णय लिया है। और यह नीति कक्षा 5 से 8 के बीच में छात्रों की अंतिम परीक्षा में फेल के नहीं किया जाता। और यह नीति 2019 के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 2010 में लागू की जाती है और इसे समाप्त कर दिया गया और 15 से 8 वर्षीय छात्रों को फेल कर सकते और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2024 में इसे अपना लिया है। यह राज्य सूची का विषय है जिसमें 16 राज्यों सहित दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेश लागू है जिसमें नॉन डिटेंशन नीति को समाप्त कर चुके हैं। और नई नीति से संबंधित मुख्य तथ्यों में आता है कि यह 2019 में आरटीई अधिनियम में नो डिटेंशन नीति को हटा दिया गया है और 2023 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के बारे में जारी होने का कार्यान्वयन में देरी हुई है। डिटेंशन के पक्ष में तर्क होते हैं जैसे कि सीखने के परिणामों गिरावट होना, प्रोत्साहन की कमी होना। और इसके पक्ष में आता है जैसे कि हीन भावना होना और उच्च ड्राफ्ट आउट दर होना, बाल केंद्रित शिक्षा होना। आरटीई अधिनियम 2009 के बारे में बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21A के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया और यह अधिनियम बनाया गया है। और यह अधिनियम सरकारी स्कूल सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियों के द्वारा किया जाएगा। डब्ल्यूएफपी की ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट 2023-25 को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में जानें तो यह रिपोर्ट वैश्विक खाद्य सुरक्षा के माध्यम से मौजूदा जानकारी प्रदान करती है। खाद्य संकटों का सामना करने भुखमरी के मूल कारणों से निपटने के लिए इस समाधान पर प्रकाश डालती है। इसमें वैश्विक भुखमरी संकट में 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं और 1.9 मिलियन लोग भुखमरी का कगार पर हैं। प्रमुख आकर में सूडान, गाजा आदि 16 भुखमरी वाले क्षेत्रों में 14 में सशक्त हिंसा का प्रमुख कारण है जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाएं शामिल है और 65% गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों में रहते हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में जैसे कि विश्व भर में कुपोषित लोगों में 1/4 लोग भारत में रहते हैं और 21.25% जनसंख्या प्रतिदिन 1.9 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करती है और 6 से 59 महिला महीने की आयु 38% बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है और यह विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी और यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाती है और सहायता के जरिए क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाने और संकटों को निपटने के लिए सक्षम बनाती है। इसकी स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा की जाती है जिसमें विश्व के 120 से अधिक देश कार्य करते हैं और इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम में 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। भुखमरी से निपटने के लिए डब्ल्यूएफपी का दृष्टिकोण आता है कि यह स्थानीय पौष्टिक खाद्य विकल्पों, फूड फोर्टिफिकेशन, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना चाहिए, बेहतर आजीविका, जलवायु संरक्षण और सुदृढ़ समुदाय में आघातों का सामना करने के लिए सक्षम होती है। अन्य चक्रकूट के बारे में अन्य चक्रकूट क्या है? यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन टूल अन्य चक्र या स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है और यह पीडीएस प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो है एक तरीके से पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला में अनुकूलन उपकरण है जो अधिकतम विकल्पों की पहचान करता है और ये जो आता है जैसे कि इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक पहल के तौर पर जाना जाता है जो विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। स्कैन यानी एनएफ ऐसे के जरिए
सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल के बारे में। क्या पोर्टल राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करने, दावों की जांच करने, तुरंत निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और डीएफपीडी द्वारा अनुमोदन हेतु एकल खिड़की प्रदान करने और साथ ही अन्य सभी प्रक्रियाओं के शुरू से अंत तक बर्ड फ्लू का स्वचालन की भी सुनिश्चित करता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है अन्नकूट पोर्टल के बारे में, अन्न चक्र टूल के बारे में। तो यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इसके नेक्स्ट में एक और टॉपिक को कवर करते ही साथ इसे कंप्लीट हो जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।